गुड मॉर्निंग भाई। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जान रहे हैं। इस पूरे टॉपिक के दौरान हम आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को समझ लेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कहा जाता है कि अगर इतिहास आ रहा है और आधुनिक भारत आ रहा है तो गांधी जी के बिना सामान्यता पेपर नहीं बना करते हैं। बस अब आप समझ गए होंगे कि गांधी जी की महत्ता कितनी है। और कई लोग जैसे नॉर्मली गांधी जी के विरोधी होते हैं, कुछ कुछ लोग, ठीक है, जिन्हें ऐसा लगता है कि गांधी जी ने ये नहीं किया, गांधी जी ने वो नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं वर्तमान में जिनमें गांधीयन फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, गांधी जी का दर्शन सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनके सिलेबस का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हो कि दुनिया के अलग अलग देशों में अगर उनका प्रभाव है तो वो कितने बड़े व्यक्तित्व होंगे। और जब आप गांधी जी को पढ़ लेंगे तो आप इन चीज़ों को भी समझ पाएंगे कि विचारधारा अलग हो सकती है, बट उद्देश्य कई बार, चाहे वो क्रांतिकारी गतिविधियां हों या फिर गांधी जी की जो नरम दल से कह सकते हैं या अहिंसावादी नीतियां हों, सबका उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता वही मिली हमें एट द एंड। तो सबके अलग अलग तरीके थे। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सुनी होंगी, तो बस उनको रिकॉल करना है। बचपन से आपको पता है कि हम लोगों को ऐसे बोला जाता था, निबंध लिखना है हिंदी इंग्लिश दोनों में, और गांधी जी उसमें लगभग हर साल आते थे। ठीक है, एक होता था माई हॉबी, ठीक है, थोड़ा हम 5 6 क्लास तक थे तो गैया माता द काऊ, ठीक है, गांधी जी, माई हॉबी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है जो मैंने 6 से लेकर 12 तक लिखा, विज्ञान। सब समझते हैं। तो वही वाली बात है, ऐसे ही है हमारे गांधी जी। तो जो हमने बचपन में गांधी जी के बारे में पढ़ा था वो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, कहाँ हुआ था बेटा? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सरल सरल सी चीजें, लेकिन कई बार होता है ना, नहीं याद आ रहा है, अब क्या करोगे। इनकी माता का नाम, ठीक है, हाँ अब देखो, कस्तूरबा गांधी तो नहीं है? बता सकते हैं लोग, क्या है, कुछ भी बोलते हैं ना, बोलने वालों का क्या। किसी ने बोला भी था कस्तूरबा गांधी भैया पत्नी है उनकी, माता जी नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है, यही तो मुद्दा है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि मुझे सुनाई देता है, आप लोगों को भले ये लगता हो कि सुनाई नहीं दे रहा है। आपको लगता होगा ये यहाँ लगाएं, ये यहाँ लगाएं, जाने कहाँ दिमाग है। ठीक है, तो माता थी पुतली बाई। ठीक है, तो इनकी माँ जो थी वो पुतली बाई थी, और इनके पिता, ठीक है, करमचंद गांधी। अच्छा, गुजराती जो लोग होते हैं ना, इनमें पेरेंट्स के नाम लिखने का बड़ा, जैसे मुकेश धीरू भाई अंबानी, ठीक है, तो मुकेश अंबानी पिताजी, धीरू भाई अंबानी, ठीक है ना। हम लोग भी सोच रहे हैं कि भैया गुजराती वाला दिमाग लाएं, अपने बेटे के नाम में भी ऐसा कुछ ऐड करा देते हैं, हाँ? महान हो जाएंगे। अगर वो महान बना तो हम तो ऐसे ही महान हो जाएंगे। चलिए, तो माँ थी पुतलीबाई और पिता थे करमचंद गांधी। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माँ पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, और इनकी वाइफ, पत्नी कौन थी? तो इनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी जी से इनका विवाह हो गया था काफी कम उम्र में। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आता है,
कस्तूरबा पहले ही खत्म कर देते हैं जिससे कि आगे की चीजें यहीं खत्म होती जाएं। कस्तूरबा गांधी जी की डेथ किस आंदोलन के दौरान हुई? ठीक है, बड़ा सरल सा प्रश्न है। लेकिन अब देखो, अब इतिहास शुरू हो गया यहां से कि अभी तक तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई ऐसे में कस्तूरबा गांधी, लेकिन अब इतिहास कहां से शुरू हुआ, पेपर कहां से शुरू हुआ एक्चुअली। तो कस्तूरबा गांधी जी की डेथ कब हुई बताइए जल्दी से? 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी के साथ में पूना के आगा खां पैलेस में थी। समझना थोड़ा सा, पूना में क्या था? आगा खां पैलेस। तो ये जो पूना का आगा खां पैलेस था बेटा, इसमें कौन थी? कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी, और इनके साथ में थी सरोजनी नायडू। कितने लोग थे वहां? तीन इंपॉर्टेंट लोग, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी और सरोजनी नायडू। इसी दौरान इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कहां डेथ हुई थी? पूना के आगा खां पैलेस में डेथ हुई थी। देखो यही ये आंदोलन है गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, और कहें तो गांधी जी का अंतिम आंदोलन भी यही है। किस रूप में अंतिम? क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं गांधी जी आंदोलन के रूप में। तो भारत छोड़ो के दौरान ही तो गांधी जी ने दिया डू और डाई। अभी तक गांधी जी एग्रेसिव मूड में नहीं थे कभी भी, जो मतलब पूरे जीवन में एक ही बार गांधी जी को आप देखेंगे रियल एकदम, समझ रहे हैं ना, हीरो वाली स्टाइल में। तो यहां करो या मरो, अब मरो। समझ गए ना? समझ लो कि किसी की पत्नी की डेथ हो जाए लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा? अब देखो भावनात्मक रूप से सोचो तो एक एकदम से होता है ना कि आप एक जगह बंदी बना के रखे गए हो और वहीं पे आपकी पत्नी की डेथ हो जाती, लेकिन उसके बावजूद आप आंदोलन से पीछे नहीं हटते हो। महानता समझ में आ रही है बात? तो आगा खां पैलेस में इनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी जी थी वो यहाँ पर थी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू जी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात। अब गांधी जी, आपको पता है गांधी जी ने क्या किया? LLB की, लॉ किया। तो गांधी जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। इसके बाद लॉ करके जब गांधी जी भारत आ गए विधि की पढ़ाई करके, तो भारत आने के बाद गांधी जी अपना पहला केस जो लड़ते हैं, गांधी जी पहला ही केस हार जाते। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ये तो गलत बात है, मतलब इतने महान व्यक्ति और पहला केस ही हार गए। तो असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, इससे ये सीखने को मिलता है इतिहास से। तो गांधी जी ने अपना पहला केस बेटा ममीबाई, किसके लिए लड़ा था? ममीबाई नामक एक महिला का केस लिया, और पहले केस में ही गांधी जी चारों खाने चित, सीधे शब्दों में बोले तो गांधी जी बुरी तरीके से इस केस को हारे थे। और गांधी जी एकदम, अब पहला केस आप बढ़िया विदेश से पढ़ाई करके आए हो और हार जाओ तो तकलीफ तो होगी। तो ममीबाई का पूछा जाता है गांधी जी ने पहला मुकदमा या केस किसका लड़ा था? ममीबाई का, और ये केस हार गए थे गांधी जी। अब गांधी जी को लगा यार मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर गांधी जी आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट ईयर है 1893, 1893। गांधी जी जो हैं बेटा साउथ अफ्रीका जाएंगे। कहाँ जाएंगे? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। तो गांधी जी जो है कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। अब फिर प्रश्न बनता है यहां से कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए क्यों? जो लंदन रह के आए हो, अफ्रीका में क्या है ऐसा? कह दो घूमने गए होंगे, तो घूमने नहीं गए थे साहब। ठीक है, तो अब गांधी जी यहां तो हार ही गए केस, तो एक मुकदमे। तो दक्षिण अफ्रीका में देखो, दा से दक्षिण, दा से दादा, ठीक है, दक्षिण में दादा अब्दुल्ला। समझना थोड़ा सा, किसका केस लड़ने? थोड़ा ऐसी राइटिंग लिख रहा हूं क्योंकि लिखते नहीं बन रहा है उल्टे में, तो समझ जाइएगा।
दादा अब्दुल्ला या खान अब्दुल्ला, तो कैसे याद रखोगे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, दादा अब्दुल्ला या खान अब्दुल्ला के केस में ये दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, किसके केस के लिए पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में गए। अब गए हैं तो वापस भी आएंगे, तो फिर एक अगला प्रश्न बन जाता है, गांधी जी फाइनली दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? ठीक है, तो ये तो गांधी जी गए, गांधी जी वापस आएंगे बेटा 9 जनवरी 1915 को। कब आएंगे? 9 जन 1915 को गांधी जी फाइनली पूरे तरीके से वापस आ जाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि गांधी जी जब गए और सीधे फिर 9 जनवरी 1915 को ही आए, बीच में आते जाते रहे। ठीक है भाई, समझो क्या है, बाल बच्चे वाले आदमी है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बस हमने सब मोह माया त्याग दी, अब तो हम अफ्रीका में ही शादी कर लेंगे, ऐसा तो कुछ होना नहीं था। तो गांधी जी बीच में आते रहते थे। तो दो क्वेश्चन आपको फिर मिल गए। एक, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ठीक, 1893। गांधी जी भारत कब वापस लौटे फाइनली? दक्षिण अफ्रीका से पूरे तरीके से भारत कब आ गए? तो 9 जनवरी 1915 को। अब देखो, जाने का कारण तो समझ में आ गया कि भाई दादा अब्दुल्ला के केस या मुकदमे के लिए गए, तो आने का कारण भी कुछ होगा। तो इन्हें बुलाया गया था गांधी जी को, गोपाल कृष्ण जी के गोखले साहब जो थे, हम सब जानते हैं, बचपन से हमने सुना है ये बात, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अच्छा एक बात बताओ, राजनैतिक सही है या राजनीतिक सही है? ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं राजनेता, ऐसे ही कर देते हैं राजनैतिक। ठीक है, तो ये गलत शब्द है। सही शब्द क्या है? राजनीतिक, पॉलिटिकल। ठीक है, तो कौन थे इनके राजनीतिक गुरु? कौन थे बेटा, बोलो जल्दी से। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले। फिर क्वेश्चन क्या बनता है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत किसने बुलाया? या गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किसके कहने पे आए? तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। क्लियर हो गई होगी बात? तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मैं 1893 और 1915 इन दो चीज़ों पे थोड़ा सा रुकेंगे और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 1893 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इंडियन हिस्ट्री का। इस 1893 के ही दौरान, मतलब इसी ईयर में, एक आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जो थे ये शिकागो गए थे। कहाँ गए थे बेटा? शिकागो, यूएसए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, और शायद मैं कहूँ कि इतिहास अगर कहीं आया हो एग्जाम में, तो शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा भारत का जिसमें ये प्रश्न ना आया हो। क्या है प्रश्न? स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो में क्या था ये? तो विश्व धर्म सम्मेलन था। क्या था बेटा? विश्व धर्म सम्मेलन, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, या विश्व धर्म सम्मेलन की जगह से हम क्या कहते हैं? संसद। तो विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी शिकागो यूएसए गए थे। और स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं, अगर आप लोगों को याद हो 9-10 तक जो हमें सोशल साइंस पढ़ाई जाती थी उसमें ये बात बताई जाती थी। तो ये एक 1893 पे महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आप पढ़ ही चुके हैं कि महात्मा गांधी जी कहाँ गए? तो साउथ अफ्रीका चले गए। तो गांधी जी कहाँ गए 1893 में ही? साउथ अफ्रीका गए। तो दो लोग, एक यूएसए जा रहे हैं, एक अफ्रीका जा रहे हैं। अब एक है हमारी एनी बेसेंट। कौन है बेटा? एनी बेसेंट। ठीक है, तो अब कोई जा रहा है तो कोई आए भी। तो देखो ऐसे याद रख लो, अगर भूल जाओ सब भूल जाओ, एनी
आनी, कहाँ आनी भाई, तो भारत आनी। ठीक, तो ये जो है ना, ये आयरलैंड की थी। कहाँ की थी, तो आयरिश महिला थी, और ये भारत आनी भाई। तो एनी बेसेंट जो है वो भारत आई थी 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाई थी, फीमेल नहीं है, गए थे। और स्वामी विवेकानंद कहाँ जाएंगे भाई, शिकागो यूएसए जाएंगे। ये तीनों बातें बहुत बहुत बहुत, जितना बहुत कहें उतना कम है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। एनी बेसेंट जो है ना बेटा, एक और चीज के लिए बहुत जानी जाती हैं, वो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। ये खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। एक दूसरी चीज, भारत में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनी बेसेंट से। और एक तीसरा प्रश्न और एनी बेसेंट से बनता है, वो है इन्होंने अपने होम रूल मूवमेंट के दौरान या होम रूल लीग आंदोलन के दौरान 2 पत्रिकाएं चलाई थी, जिनसे इन्होंने अपनी उसका प्रचार किया था होम रूल लीग आंदोलन का। वो थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में क्या, एक तो 1917 में क्या बनी है बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अब जगह थोड़ी सी कम है तो आप समझ जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और ये 1917 का अधिवेशन था कलकत्ता। क्या था, कलकत्ता। अच्छा, एक चलो प्रश्न पूछते हैं आपसे, कलकत्ता की स्थापना किसने की, बताओ कोई भी, लाइव में बोलो भाई। कलकत्ता है ना, कलकत्ता, आज क्या है, कोलकाता। पहले ये कोलिकाता था, ठीक है, तो कलकत्ता, कोलिकाता, अब क्या, कोलकाता। तो ये जो कलकत्ता शहर है, इसके फाउंडर कौन है, कोशिश करो, सोच लेना, कोई नहीं, अभी कहाँ जाने वाले। तो कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का 1917 का, जिस दौरान एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। और इसके अलावा मैंने क्या बताया बेटा, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। किसने चलाया, एनी बेसेंट ने। और ये कब चलाया था, 1916 में। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने 2 पत्रिकाएं, बोली जल्दी से, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो देखो बेटा, एक और चीज, कॉमन ही लिख दिया है भगवान कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अब देखो कैसे याद रखोगे, लिखने लगते हो यार आप लोग, सुन लो पहले। कहाँ जा रहा है बोर्ड, थोड़ी हम घर ले जाएंगे, बोले अपने घर में ले जाके रख देंगे इसको। सुन लीजिए, एनी बेसेंट भारत में आई 1893 में, तो इंडिया के लिए ये न्यू है, न्यू है ना। तो न्यू इंडिया, यंग इंडिया नहीं, क्या, न्यू इंडिया इनकी पत्रिका थी, और कॉमनवेल्थ इनकी पत्रिका थी। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका चलाई एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग आंदोलन चलाया 1916 में, और बहुत एग्जैक्ट जाएं तो सितंबर 1916। कब, सितंबर 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। और इसके बाद 1917 में ये कलकत्ता अधिवेशन की पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है, जैसे आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास को किसने विरोध किया था, कि अंग्रेजी शिक्षा जो है, अंग्रेजी ना बोलें, अच्छा हम सबसे अच्छा वेस्टर्न एजुकेशन, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किसने किया, तो ये एनी बेसेंट थी। आप कभी नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको क्या लगेगा, ये तो आयरलैंड की है, और आयरलैंड किसका हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम समझते हो ना, ब्रिटेन अलग है, यूके अलग है फिर, और ग्रेट ब्रिटेन अलग है। अब ज्योग्राफी में नहीं जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी नहीं है, अभी छोड़ते हैं। हाल फिलहाल में इनको सबको अलग ज्योग्राफिकल अलग अलग बोलते हैं,
सुना है आपने? ग्रेट ब्रिटेन क्या है? सब ब्रिटेन ही है वहां लिए, और इंग्लैंड सब अंग्रेज हैं जो भारत रह के गए हैं और हमें लूट के गए हैं, लेकिन सब अलग है। आयरलैंड आपको पता है ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ठीक है, अभी ज्योग्राफी पे छोड़ते हैं क्योंकि फिर वो अपना टॉपिक छूट जाएगा और बहुत सारा पढ़ना है। तो ये क्लियर हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, 1893 में भारत आई थी ये। ठीक है, और भारत आई थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में, एक संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी सदस्य के रूप में ये भारत आई थी। इन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया, जिसका प्रचार प्रसार उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, दो पत्रिकाएं या मैगजीन से किया था। और होम रूल लीग आंदोलन से गांधी जी प्रेरित थे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। किससे? होम रूल लीग आंदोलन से गांधी जी प्रेरित थे। और बोले तो गांधी जी ने जब अपने आगे के आंदोलन चलाएंगे, जैसे एक आंदोलन चलाएंगे गांधी जी असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो होम रूल लीग आंदोलन से प्रेरित था वो। बहुत कम लोग इस चीज को स्वीकार कर पाएंगे। चलिए यहां तक ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन फंसाने के लिए उत्तर प्रदेश पीएससी और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एनी बेसेंट, समझना अच्छे से, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर मेंबर थी, संस्थापक सदस्य थी? नहीं। ठीक है, एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से कोई लेना देना नहीं था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, संस्थापक सदस्य नहीं थी। दूसरे तरीके से समझिए, जैसे एक होता है कि आपने किसी संस्था की ज्वाइन कर लिया तो आप उसके मेंबर बन गए, और एक होता है फाउंडर मेंबर, कि जब वो संस्था बन रही है उस समय आप मेंबर थे। तो दो अलग अलग चीजें। तो ये संस्थापक नहीं थी। क्या नहीं थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक नहीं थी। आई होप यहां तक एनी बेसेंट जी क्लियर हो गई होंगी। 1893 दिमाग में बैठा होगा। दूसरे स्वामी विवेकानंद जी। अच्छा, बड़ी बात यह है कि आप लोगों को लगता होगा कि विश्व धर्म सम्मेलन में यही आता है, चूंकि एग्जाम में तो एक बार नहीं गए, ये 2 बार गए हैं स्वामी विवेकानंद। पहली बार 1893 में हुआ ये विश्व धर्म सम्मेलन, तो दूसरी बार कब हुआ? तुक्केबाजी ना करें कृपया। तो 1900 में दूसरी बार विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें भी स्वामी विवेकानंद गए थे। ये मतलब प्रोफेसर लेवल का क्वेश्चन है जो नॉर्मली नहीं आएगा। इसे आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, ये नहीं छोड़ना है। 1893, ठीक है। तो 1893 में 3 लोग हमें कौन कौन मिल गए? एक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, ठीक है। एक स्वामी विवेकानंद जी यूएसए शिकागो जा रहे हैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और एनी बेसेंट जो है वो भारत आ रही हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एनी बेसेंट पे हमने बाकी सारी बातें कर ली, इनको हम यहीं छोड़ते हैं। तो अब गांधी जी कब आ गए? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आ गए। अभी हमने सिर्फ भेजा है और बुला लिया, अभी काम करना बाकी है। अभी नहीं सोचना कि अभी तो सब हो गया, इतनी जल्दी बुला लिया आपने, बहुत काम है गांधी जी के पास। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आते हैं, तो फिर प्रश्न बनता है कि गांधी जी कहां आए थे भारत में? ठीक है, तो गांधी जी कहां आए? बॉम्बे। देखो मुंबई नहीं लिख रहा हूं, उस समय मुंबई नहीं कहते थे, उस समय क्या कहते थे? बॉम्बे कहते थे। तो बॉम्बे में बेटा एक अपोलो बंदरगाह था। क्या था? अपोलो पोर्ट या अपोलो बंदरगाह। कहाँ आए थे भाई? बॉम्बे के अपोलो पोर्ट पर आए थे 9 जनवरी 1915 को। अब चूंकि ये तो हैं राष्ट्रपिता, हैं कि नहीं है? महात्मा, बापू, बहुत सारे टाइटल हैं। तो चूंकि हम जानते हैं राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को जानते हैं, तो गांधी जी के आगमन को भारत सरकार ने फिर महत्व दिया। ठीक है, तो इस 9 जनवरी को हम अब बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं?
प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्वेश्चन भी कई बार करंट अफेयर में और अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं। तो 9 जनवरी को। एक, कब से मनाना शुरू हुआ? 2003 से मनाना शुरू हुआ। क्यों मनाना शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस को? तो गांधी जी के भारत आगमन पर। ठीक है, तो मेमोरेबल बना रहे थे गांधी जी का भारत आगमन। तो भारत आगमन कब हो रहा है गांधी जी का अराइवल इन इंडिया? तो भारत आगमन हो रहा है बेटा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ रहे हैं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने 9 जनवरी 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये दिवस बेटा एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं LM सिंघवी। कौन है? LM सिंघवी कमिटी या समिति की अनुशंसा पर शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की रिकमेंडेशन या अनुशंसा किस समिति ने दी थी? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा लक्ष्मी मल सिंघवी, LM सिंघवी साहब जो थे, इस कमिटी का गठन किया गया और इन्होंने कहा कि अब हम 9 जनवरी, ठीक है, इन्हीं की रिकमेंडेशन के बाद 9 जनवरी 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू करेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है। और आप जानते हैं कि लास्ट जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप MP में आ गए तो अपना MP वाली बात आ जाती है। ठीक है, अपना MP UP जैसे से मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना, सब अपना है, देश अपना है तो सब अपना है। तो LM सिंघवी समिति की रिकमेंडेशन पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हुआ 9 जनवरी 2003 से। क्यों शुरू हुआ? तो गांधी जी के भारत आगमन को, या गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसी चीज को यादगार बनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस ही बोलते हैं, PRAVASHI, प्रवासी भारतीय। NRI डे कुछ लोग लिखते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं है। जैसे आप जब टैगलाइन देखोगे ना तो यही लिखा है भारत सरकार की साइट पे, PIB वगैरह पे, प्रवासी, PRAVASHI, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया गया। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनकी माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, ठीक है, दीवान साहब थे ये। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। इन्होंने लॉ या LLB की पढ़ाई की थी। इसके बाद ये भारत में अपना पहला केस ममीबाई नामक महिला का लड़ा, जो कि ये हार गए थे। इसके बाद 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका किसके केस में? तो खान अब्दुल्ला दक्षिण, ऐसे याद रखो, दादा अब्दुल्ला के केस में गए थे ये। ठीक, और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस आए। 1893 बोलते हैं ना इतिहास दोहराता है, तो इतिहास दोहराने का मतलब होता है कि 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए USA जा रहे हैं, और एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से भारत आ रही हैं। तो इतनी बातें हो जाती हैं। और एनी बेसेंट को आपको कुछ और चीज़ों के साथ याद रखना है। जैसे 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का प्रचार प्रसार इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से किया था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस के इस दौरान ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक, और पाश्चात्य शिक्षा या वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध करने वाली भी एनी बेसेंट थी, जबकि ये खुद आयरलैंड से थी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो यूनाइटेड किंगडम, UK समझते हैं ना, UK यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है? जब वो यूनाइट हो जाता है, जब उसके साथ आयरलैंड भी जुड़ जाता है, वेल्स भी जुड़ जाता है, तब ये क्या बनता है? UK बनता है। और इंग्लैंड अलग है और आयरलैंड अलग है। कुछ समझ आ रहा है? चलो, अभी तो इतना तो आ गया ना। चलो, यहां तक की बात कंप्लीट हो गई।
चलो, भारत आ गए गांधी जी 9 जनवरी 1915 को। अब गए हैं तो वापस आएंगे, और वापस आए बॉम्बे के अपोलो पोर्ट या अपोलो बंदरगाह पर 9 जनवरी को मेमोरेबल बनाने के लिए। 9 जनवरी 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हुआ, जिसके लिए रिकमेंडेशन दी थी LM सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी जी ने। ठीक है, हट रहा हूं मैं थोड़ा हिस्ट्री से, बट चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैं बताए बिना रह नहीं सकता। लक्ष्मीमल सिंघवी वो व्यक्ति हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। एक लोकपाल, जानते हैं आप लोग, लोकपाल सुना होगा, अन्ना हजारे ने अनशन किया था इसके लिए। ठीक है, राज्य में जिस तरीके से लोकायुक्त और उप लोकायुक्त होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे लोकायुक्त ने छापा मारा, इनको पकड़ लिया रिश्वत लेते हुए, ये बहुत सुनते हैं आप। ऐसे ही केंद्र में होते हैं लोकपाल। तो लोकपाल शब्द किसने दिया? LM सिंघवी ने। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए अनुशंसा किसने दी? LM सिंघवी ने। समझना अच्छे से। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायत जानते हैं आप सभी, तो पंचायत जो है इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए भी LM सिंघवी समिति बनी थी। संविधान दिवस कब मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर को। तो संविधान दिवस मनाने के लिए भी इन्हीं की समिति का गठन किया गया था। संविधान दिवस तो क्या क्या हो गया? प्रवासी भारतीय दिवस, लोकपाल, पंचायत को संवैधानिक दर्जा, संविधान दिवस, इनके लिए कौन सी कमेटी? LM सिंघवी समिति। और बोले, जैसे आप ये पॉलिटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने में किस समिति का योगदान था? तो वो कौन सी समिति थी? LM सिंघवी। आपसे ये मुख्य परीक्षा में ही पूछा गया है, तो अब आप आराम से बता सकते हैं इतनी सारी बातें इनके बारे में। ठीक, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। और आप अगर सुने हो, कांग्रेस प्रवक्ता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, नाम सुना है? अभी भी चर्चा में रहते हैं बहुत। अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी हैं ये, लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, तो LM सिंघवी पे हमने कुछ बातें जो एग्जाम में आई हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं, इन्हीं की अनुशंसा पे। लोकपाल शब्द इन्हीं की, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा इन्हीं की, प्रवासी भारतीय दिवस इन्हीं की। कुछ और? एक और चीज चलो बता देते हैं, अब इतनी बात की है। दोहरी नागरिकता, कैसी नागरिकता? डुअल सिटीजनशिप, सिटीजन ही लिख देते हैं अब। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी भारतीय संविधान में कुछ मामलों में जोड़ा गया, तो उसके लिए भी कौन सी समिति बनी थी? LM सिंघवी समिति बनाई गई थी। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। रिपीट कर रहा हूं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए। गांधी जी की इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया गया। इसके लिए समिति कौन सी थी जिसने रिकमेंडेशन दी? LM सिंघवी थी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे लक्ष्मीमल सिंघवी पे। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अनुशंसा पे प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हुआ। इसके अलावा भारत में लोकपाल शब्द देने में भी इसी समिति का योगदान है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत के लिए भी ये समिति बनी है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है पॉलिटी का ये। दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, भारत में किस तरीके की सिटीजनशिप या नागरिकता है? तो आपको आंसर करना है भारत में सामान्यता सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है या नहीं है? बताइए जल्दी से भाई। एक देश एक नागरिक, भारत में सिंगल सिटीजनशिप, तो सामान्यता पूछा जाए नॉर्मली सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। लेकिन कुछ केसेस में या कुछ मामलों में भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता देता है। इसकी रिकमेंडेशन डुअल सिटीजनशिप की किसने दी? देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता ही दूं तो क्लियर रहेगा।
जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर चला गया, ठीक है। अब कोई भारत से बाहर, मान लो कोई ब्रिटेन चला गया। जैसे एक एग्जांपल दें, इंफोसिस के फाउंडर कौन है? मैं एग्जांपल भी अच्छा दूं जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। इंफोसिस सुना है? भारत की बहुत जानी मानी आईटी कंपनी। कौन सी? इंफोसिस। बताइए फाउंडर। ठीक है, नारायण मूर्ति। इनकी पत्नी सुधा मूर्ति। ठीक है, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का नाम शायद हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो, ना भी सुना हो। कितने लोग हैं जैसे पहले जिन्होंने नाम नहीं सुना? सच बताना, हाथ उठाइए। अच्छा, सुना है बाकी लोगों ने। सुधा मूर्ति बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। इवन नारायण मूर्ति ने उन्हीं की सैलरी से कंपनी खोली थी। सही बोल रहे हैं हम? मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी है। ठीक है, इनका विवाह हुआ किन से? अरे अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे यार? अभी अभी जो कुत्ता लेके गए थे। अरे यार, ऋषि सुनक साहब। हम लोग गर्वान्वित कर रहे थे कि एक समय ब्रिटेन का शासन होता था, कोई तो भारतीय है जो ब्रिटेन में शासन कर रहा है। नहीं, आप लोगों को अच्छा लगा था, ठीक है, कहने के लिए ही सही, ब्रिटेन वाले ने कुछ किया ना हो। तो ऋषि सुनक जो थे, उनकी पत्नी कौन थी? सुधा मूर्ति, और इसकी नारायण मूर्ति की जो बेटी थी। तो इनका विवाह ब्रिटेन में हो गया ऋषि सुनक के साथ। तो निश्चित रूप से अब भारत की नागरिकता इनकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहाँ की नागरिकता ले ली? सिटीजनशिप ले ली ब्रिटेन की। यह होता है सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन। भारत में सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता का प्रोविजन ब्रिटेन से ही प्रेरित है। अब भाई ठीक है, ये तो यहां तक की बात थी। अब ब्रिटेन क्यों भाई? हम कहेंगे यूएसए चलो। अब कोई और यूएसए गया, किसी लड़की को लगा हम तो यूएसए में ही शादी करेंगे, सेटल होंगे, ग्रीन कार्ड लेंगे। तो अगर आप यूएसए की सिटीजनशिप लेते हो, अभी क्या हुआ? याद रखना, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी की नागरिकता समाप्त हो गई जब इन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। लेकिन अगर कोई लड़की या कोई भी, मैं तो यहाँ लड़का चला जाए, ऐसा नहीं है कि लड़की की शादी क्यों करा रहे हो साहब, ठीक है, लड़का चला जाए वहां शादी कर ले, ग्रीन कार्ड ले ले। अगर वो यूएसए में ग्रीन कार्ड ले लेगा, और चूंकि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप चलती है, दोहरी नागरिकता। कैसी? एक आपको सबसे पहले क्या होता है, यूएसए की सिटीजनशिप लेनी होती है, और उसके अलावा आप जिस भी स्टेट में रह रहे होते हैं उसकी भी नागरिकता लेनी होती है। दो हो गई। जैसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में होती थी, हमारा एकमात्र राज्य था, पूछा जाता है भारत में एकमात्र जगह जहां डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, वो जम्मू कश्मीर था। ऐसा क्या है? यूएसए है। तो अगर कोई यूएसए शिफ्ट होगा तो उस स्थिति में उसकी भारतीय सिटीजनशिप या नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये प्रोविजन है दोहरी नागरिकता का। समझ आया? सामान्य स्थितियों में हम सिंगल सिटीजनशिप को या एकल नागरिकता को ही मानते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम दोहरी नागरिकता को भी स्वीकार करते हैं। तो अगर कोई भारतीय नागरिक किसी ऐसे देश में जाता है जिसमें ऑलरेडी डुअल सिटीजनशिप के प्रोविजन हैं, तो उस स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता पूरे तरीके से समाप्त नहीं होती है, उसे कुछ अधिकार मिले रहते हैं और वो उस देश का भी नागरिक बन जाता है। और अगर आप पाकिस्तान की नागरिकता ले लोगे तो पाकिस्तान की नागरिकता लेने पे आपकी नागरिकता उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? पाकिस्तान नहीं, आप बांग्लादेश की ले लो, आप अफगानिस्तान की ले लो। आपने जैसे ही हमारा आर्टिकल 9 है, कैसे याद रखोगे? अनुच्छेद 9 को, नो 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 नो, किसी दूसरे देश की नागरिकता ना लेना भाई। तो एक बढ़िया स्टेटमेंट लिखा है भारतीय संविधान में, जिस क्षण कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है उसी क्षण उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप मेंशन इन आर्टिकल 9, ठीक है? तो नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 9 में है कि कैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, लेकिन किन कंडीशन में आपकी नागरिकता बची रहेगी? जब आप डुअल सिटीजनशिप वाले देशों में जाते हैं। तो भैया कोई शादी वादी करके कहीं और प्लान हो तो जाना ऐसी जगह जहां डुअल का प्रोविजन हो, जिससे भारत के भी नागरिक बने रहो। नहीं तो फिर क्या होगा? आप भारत के नागरिक
नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसके लिए भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे अभी निकला कुछ समय पहले 26 नवंबर को। आप देखिए दैनिक भास्कर और सारे पेपर उस दिन। अच्छा, इस बार तो लोगों ने खूब शेयर किया संविधान दिवस पे। आप लोगों ने अगर देखा हो, बहुत सारे लोगों ने, अपने यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट ने किया, स्पेशली जो सिलेक्टेड थे वो सब ने बहुत किया। लोकपाल, पंचायत को, ठीक है, संवैधानिक दर्जा और प्रवासी भारतीय दिवस। तो लक्ष्मीमल सिंघवी साहब क्लियर, कोई समस्या? तो गांधी जी अभी तो गए हैं और वापस आए हैं, इतनी सी बात हमने की है। बुलाया किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलो आगे चलें, अब पेज बदलना पड़ेगा। यहां तक पहले कुछ पूछना है किसी को भी? एक नजर डालो इस पे, कोई भी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो। हम आपको वीडियो भी दे देंगे, आप बस समझने में फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन आएगा जैसे ही अपलोड होगा, हम आपको दे देंगे इसको एज इट इज, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चले आगे। हाँ भाई, तो इसके आगे की कहानी, अभी गांधी जी कहाँ गए? अरे दक्षिण अफ्रीका गए थे ना। तो दक्षिण अफ्रीका जाते से गांधी जी को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो गांधी जी के साथ एक कांड हो गया। कांड, कांड समझते हैं? मॉरिट्सबर्ग इंसिडेंट, मॉरिट्सबर्ग घटना। गांधी जी बढ़िया गए तो थे एकदम सूट बूट पहन के, और मॉरिट्सबर्ग जो जगह थी ना, वहां पे गांधी जी को बीच रात में फर्स्ट एसी के डिब्बे से, सही बोले तो, उठा के फेंक दिया था। मतलब वास्तविक स्थिति तो यही थी। अब लेकिन गांधी जी हैं तो अपन ऐसे नहीं बोलेंगे। तो गांधी जी को फर्स्ट क्लास के एसी डिब्बे से उतार दिया गया था और कहा गया था कि इंडियंस, या जो, अब देखो यहाँ पर क्या चलता था अफ्रीका में, आज भी चलता है थोड़ा बहुत। अफ्रीका में, यूएसए में एक लंबा संघर्ष रहा है, किस चीज के लिए? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। समझिएगा अच्छे से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव, मतलब गोरे और काले के बीच में विवाद चलता रहता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है। तो वहां पर जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और उन्हें मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ, इवन आपको पता है साउथ अफ्रीका की टीम में एक लंबे समय तक जो वहाँ के ब्लैक पर्सन्स हुआ करते थे उन्हें नहीं लिया जाता था। अगर आप लोग थोड़ा क्रिकेट देखने में इंटरेस्टेड हो, जो जानते होंगे, तो ये बहुत चलती थी। हालांकि अब 8-10 साल पहले की कहानी है, अब वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन होती थी। और बड़ी बात, आप जानते हैं नेल्सन मंडेला को, सुना होगा आपने नाम। उन्होंने वहां पर नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी हैं। तो गांधी जी गए तो गांधी जी के साथ क्या घटना हो गई? मॉरिट्सबर्ग घटना। मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर डरबन से प्रिटोरिया जाते समय गांधी जी को इस रेलवे स्टेशन पर रात को फर्स्ट क्लास के डिब्बे से नीचे उतार के फेंक दिया गया। अब गांधी जी को समझ में आया कि यार यहाँ तो स्थिति बहुत खराब है, हम तो सोच रहे थे कि हम बढ़िया केस वेस लड़ेंगे और सब कुछ ठीक होगा। तो एक ये घटना हुई। अब गांधी जी का माइंडसेट थोड़ा सा बदला, बोले नहीं, अब हम चलाएंगे यहाँ पर क्या? आंदोलन। तो पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया गांधी जी ने? ठीक है, कुछ नहीं थे ऐसे, आप लोगों, सा से सत्याग्रह, सा से साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में, जान मान के मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे कि थोड़ा कनेक्टिविटी बनी रहे। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया था। और सत्याग्रह का अगर हम बहुत सिंपल सा मीनिंग आपको अभी थोड़ा बताएं, सत्य के प्रति आग्रह। जो सत्य है, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ, ठीक है, कि सत्य को ही स्वीकार करना है। तो सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन आपसे पूछे भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो पहली बार किया था चंपारण सत्याग्रह में। ये तो हम बचपन से सुने आते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह, और भारत में बात करें तो भारत में कहाँ? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो भारत में, इन इंडिया, फर्स्ट टाइम चंपारण सत्याग्रह में, और सबसे पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ठीक, अब 1893 में गए थे गांधी जी, आपको पता ही है। तो 1894 में ये एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी? नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस।
ठीक है, अब कैसे याद रखोगे? नॉटी 4, 4 साल का बच्चा नॉटी नॉटी है, तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। इसके बाद बेटा एक आता है सीधा 1904, जान मान के मैं इतना स्विच कर रहा हूं। तो 19 ये मैं वो बता रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। तो 4 फिनिक्स, क्या? अरे 1904 4 फिनिक्स, तो यहां पर इन्होंने फिनिक्स फॉर्म या फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसकी? फिनिक्स फॉर्म भी बोलते हैं इसे, या आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गांधी जी ने? 1904 में की। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिनिक्स फॉर्म आ चुका है एग्जाम में, तो 1904 में की। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है गांधी जी के जीवन से संबंधित 1909। भारतीय इतिहास में ही महत्वपूर्ण है 1909। तो 1909 में गांधी जी ने क्या किया? कोई भी बताओ। वेरी गुड। तो क्या लिखी इन्होंने? हिंद स्वराज। ठीक है, अब देखो समझो, गांधी जी खूब घूमे। आपको लगता हो कि नहीं गांधी जी अफ्रीका गए, भारत आ गए, बस नहीं। 1909 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन गए। कहां गए? दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन गए। और ब्रिटेन से जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे तो उस दौरान अब बहुत टाइम लगता था। जहाज से जाते होंगे, एरोप्लेन तो चलते ही नहीं थे उस समय। तो गांधी जी कहां से, समझना अच्छे से, कहां से? ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका आ रहे थे। कहां आ रहे थे? ब्रिटेन से। निश्चित रूप से गए होंगे तभी तो आएंगे, तो ये नहीं पूछता कोई कि गए थे कि नहीं। ब्रिटेन से पूछा जाता है कि हिंद स्वराज गांधी जी ने कब लिखी। अच्छा पूछ लें कहां लिखी? तो समुद्र में है, जहाज पे लिखी। अब मजेदार बात यह है कि जब जहाज पे लिखी तो पूछ लेते हैं कि भैया जहाज कौन सा था? SS किंडोनन कैसल। तो बेटा याद रखना है, SS किंडोनन कैसल नामक जहाज पर गांधी जी ने अपने जीवन की बुक हिंद स्वराज लिखी है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट किताब है गांधी जी की। और हिंद स्वराज जो है वो किस भाषा में थी? तो ये गुजराती भाषा में थी। किस में थी बेटा? गुजराती भाषा में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी। ठीक है, क्या लिखी? हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी। और कब लिखी? तो ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका जाते समय SS किंडोनन कैसल नामक जहाज पर इन्होंने हिंद स्वराज को लिखा था। इसके अलावा गांधी जी की और भी बुक हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन। क्या है? इंडियन ओपिनियन, समझिएगा, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, एक है गांधी जी की यंग इंडिया। क्या है? एक है नवजीवन। ठीक है, एक है हरिजन। देखो, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये सब इनकी पत्रिकाएं हैं। क्या है? मैगजीन या पत्रिका। कौन कौन सी बेटा? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। अब थोड़ा सा बैक में जाओ, मैंने बताया था न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, क्योंकि नई थी भारत के लिए एनी बेसेंट। और यंग इंडिया गांधी जी। अब समझना, गांधी जी लाठी लेके कितना तेज तेज चलते थे, लोग दौड़ते जा रहे हैं और गांधी जी चल रहे हैं। तो गांधी जी कैसे थे? अरे गांधी जी यंग थे, तेज वही चल पाएगा जिसमें दम होगी। SSN कौन चढ़ पाएगा? और कोई नहीं चढ़ पाता। क्या होते छत ऊपर आते आते लोगों को लगता है आज जीवन में कुछ बचेगा कि नहीं। तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन, ये सब गांधी जी की पत्रिकाएं थी। हरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसी के साथ में गांधी जी ने एक हरिजन सेवक संघ बनाया था। तो पूछा जाता है हरिजन सेवक संघ गांधी जी का है, हरिजन पत्रिका गांधी जी की है। गांधी जी ने दलित वर्ग को हरिजन शब्द कहकर पुकारा था और उन्होंने कहा था हरि के जो प्रिय लोग हैं वो हरिजन है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ये सब किनकी मैगजीन है? गांधी जी की है। बुक कौन सी है? हिंद स्वराज। और कब लिखी गई? 1909। ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका जाते समय एसएस किंडोनन कैसल जहाज पर गुजराती भाषा में। अब इसके अलावा दो बुक और बता दें हम। गीता माता, ये भी इन्हीं की बुक है। और एक है बहुत फेमस बुक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग या मेरे सत्य के साथ प्रयोग। अगर दोनों बातें लिखी होती हैं तो मेरे सत्य के प्रयोग या मेरे सत्य के साथ प्रयोग। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग, गीता माता, हिंद स्वराज। अब जैसे कभी कभार मेंस में पूछा गया, गांधी जी इथिक्स में भी हैं, गांधी जी नीति शास्त्र के पेपर में क्वेश्चन आया था। पॉलिटिकल साइंस में आप जानते हैं, आप जैसे पॉलिटिकल थिंकर हैं गांधी जी, राजनीतिक विचारक, पूछते हैं गांधी जी की 3 पुस्तकें लिखो, पत्रिकाएं लिखाते हैं बच्चे, वो काट देता है प्यार से, ठीक है, 0 नंबर दे देता है फिर हिंद स्वराज, गीता माता, मेरे सत्य के प्रयोग, ये क्या है? ये बुक हैं। जबकि मैगजीन या पत्रिका इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ठीक है, ये सब क्या है? समझ में आ रहा है? मैगजीन है। अब पूछे गांधी जी ने संस्थाएं कौन कौन सी स्थापित की? नटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म, एक और नाम बता देता हूं, टॉल्स्टॉय फॉर्म। कौन सा? टॉल्स्टॉय फॉर्म। तो फिनिक्स फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म। अगर कभी ऐसा आ जाए गांधी जी ने कौन सी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए या नहीं किए, तो नटाल इंडियन कांग्रेस संस्था बनाई इन्होंने, फिनिक्स फॉर्म बनाया, फिनिक्स आश्रम बनाया और टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया। ठीक है, तो ये 3 संस्थाएं इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित की थी। रिपीट करो दिमाग में जल्दी जल्दी। नटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स 1904 की, और टॉल्स्टॉय फॉर्म। ठीक है, पत्रिकाएं बोलें तो इंडियन ओपिनियन, बोलते जाओ, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब पत्रिकाएं। किताबें या बुक बोलें तो हिंद स्वराज, गीता माता, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये सब इनकी किताबें। आराम से आप कर पाएंगे। अब जिस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, मेरे सत्य के साथ प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी बुक है? गांधी जी की है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है इनकी? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, यानी कि आत्मकथा। लेकिन अगर पूछे गांधी जी की आत्मकथा क्या है, तो ये मत देना हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने आत्मकथा नहीं है, हिंद स्वराज उनके जीवन की बुक है। लेकिन आत्मकथा समझते हैं ना, ऑटो मीन सेल्फ, बायोग्राफी मतलब खुद के बारे में। देखो एक होती बायोग्राफी, जैसे जब आप सेलेक्ट हो जाओगे आपको याद आएगी सर की कि नहीं सर ने पढ़ाया था थोड़ा ठीक ठाक, ठीक है, तो कभी आप मेरे बारे में लिखोगे तो वो क्या होगा? वो मेरी जीवनी होगी, ठीक है, बायोग्राफी होगी। लेकिन मैं अपने बारे में लिखूं तो ऑटोबायोग्राफी। आप अधिकारी बन गए, आप अपने बारे में लिखोगे तो आपकी आत्मकथा होगी। ऐसे गांधी जी ने लिखा। ठीक, तो समझ में आई आत्मकथा और जीवनी में अंतर कि क्या अंतर है। तो ये हो जाता है आपकी कुछ किताबें गांधी जी से संबंधित, ये पत्रिकाएं और इनसे संबंधित संस्थाएं। अब इसके अलावा अगर पूछे गांधी जी ने भारत में कौन सी संस्था स्थापित की, तो एक हरिजन सेवक संघ, अभी अफ्रीका में तो नहीं करेंगे भाई, और एक आश्रम कौन सा इंपॉर्टेंट, साबरमती आश्रम। तो गांधी जी ने भारत में साबरमती आश्रम कहाँ होगा? गुजरात, क्या लिख गया है मुराज तो
गुजरात में अहमदाबाद के पास, ठीक है। तो गुजरात अहमदाबाद कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। कब बनाया? 1915 में। गांधी जी 15 में आए, 15 में आके कहीं तो रहेंगे, तो आश्रम खोल लिया, ठीक है। चलो, और एक संस्था कौन सी? हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ भी गांधी जी की संस्था है। तो पूछे भारत में संस्थाएं, साबरमती आश्रम, हरिजन सेवक संघ, ये सब भारत में किया इन्होंने। अब देखिए, गांधी जी जो है ना, अलग अलग व्यक्तित्व से प्रभावित थे। जैसे एक तो कौन हो गए, पीछे छूट गए, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। अब ये जो टॉल्स्टॉय फॉर्म स्थापित कर रहे हैं गांधी जी, यहाँ एक व्यक्ति थे बेटा, लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से गांधी जी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने कौन सा फॉर्म खोल दिया, कौन सा आश्रम खोल दिया? टॉल्स्टॉय फॉर्म खोला था। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? तो ये अब गांधी जी वहां पर जो जो आंदोलन कर रहे थे, जैसे एम्बुलेंस कोर बनाई गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सैनिक घायल हो रहे थे उनके इलाज के लिए एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। गांधी जी को वहीं पे जुलू और बोअर पदक भी मिले। तो कौन से मेडल मिले? जुलू और बोअर, ठीक है। तो जुलू बोअर पदक मिले। इन्होंने एम्बुलेंस कोर बनाई, ठीक है। अब जो घायल हो जाते थे सैनिक, उनके लिए एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। ये सब काम अच्छे से किए, और गांधी जी ने जो भी वहां किया वो सब सफल रहा एट द एंड। तो गांधी जी हीरो बन गए दक्षिण अफ्रीका में। अब पता क्या होता है, जैसे आप ना अपनी छोटी जगह पे कुछ करो तो इतना नहीं नाम होता, लेकिन अगर आप कहीं बाहर कुछ अच्छा कर रहे हो और फिर आपके गांव में आती है बात, देखो अपने देश का लड़का, वो वाली बात। तो यही चीज थी गांधी जी के साथ में कि भाई देखो अपने देश के महान व्यक्तित्व। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों को इन्होंने धूल चटा दी। अच्छा, यहां पर ब्रिटिशर्स के विरुद्ध इन्होंने जो किया ना, वो सब सफल रहा अगेंस्ट में। ठीक, छोटा देश था, छोटी समस्याएं थी, छोटी बातें थी, सब सफल हुआ। अब आ जाओ भारत। तो गांधी जी को बुलाया गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी बात से भारत, और पहले जैसे ही आके मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी से, तो गोखले जी बोल देते हैं देखो ऐसा है महात्मा मोहन, मोहन ही बोलेंगे, उनके तो चेला है, कि भारत की स्थिति अलग है। सबसे पहले आप भारत का क्या करो? भ्रमण करो, भारत की स्थितियों को समझो, और जब आप भारत की स्थितियों को समझ जाओगे उसके बाद यहां पे कुछ काम धाम करना। तो ये सारी स्थितियां थी। तो अब देखो क्रम बना ले अपन, चलो तो यहीं से बता देते हैं, पेज बदल जाएगा तो आप भूल भाल जाते हो, जिससे कि देखो अब अच्छे से याद करो। 1915 में गांधी जी इंडिया आ गए। कब? 9 जनवरी 1915। कहाँ? बॉम्बे अपोलो पोर्ट आ गए। चलो, आने के बाद गांधी जी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, तो गांधी जी को 1 साल तक कोई काम मत कराओ, घूम रहे हैं भारत, ठीक। तो 16 में गांधी जी का कोई काम नहीं। अब आ जाएगा 1917। तो गांधी जी 1917 में अब बताया था मैंने, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में। तो 1917 में गांधी जी ने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह। कहाँ था बेटा? ये बिहार में था, और ये किसके विरुद्ध था? तिनकठिया पद्धति। तो ये नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उन्हें तिनकठिया पद्धति इनके ऊपर लागू थी। यहाँ मैं बना दूं फिर मिटा दूंगा। जैसे मान लो ये एक जमीन है, आप लोग एकड़ में समझते होंगे कि हेक्टेयर में, बीघा में, आप जिसमें समझते हो, ठीक है। जितनी जमीन आपके पास थी उस जमीन में से 3/20 भाग, कितना? 3/20 पार्ट्स पर आपको नील की खेती कंपलसरी थी यहाँ चंपारण बिहार में। और नील की खेती चूंकि क्या था, इससे एक तो
जमीन की उत्पादकता कम हो रही थी, दूसरे जो बागान मालिक थे वो इन्हें पैसा भी कम देते थे, किसानों का शोषण भी कर रहे थे। और यहाँ क्या चल रही थी, 3 कठिया, समझ में आई, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और जर्मनी में आर्टिफिशियल नील भी बनने लगी थी, तो नील के दाम भी कम हो गए थे। तो इस शोषण के विरुद्ध चंपारण बिहार में आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह। और यहाँ पर एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। बेटा ऑप्शन में आता है राम कुमार शुक्ल, राम नहीं थे, राजकुमार शुक्ल थे। इन्हीं ने महात्मा गांधी जी को इस आंदोलन में बुलाया और गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन सफल हो गया, चंपारण आंदोलन। तो देखो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए, आके साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखें तो 1915 के बाद 16 में गांधी जी टेस्ट कर रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे। 17 में चंपारण सत्याग्रह किया और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का सफल हो जाता है। ठीक, फिर 17 के बाद क्या आता है? 18। तो 18 में गांधी जी 2 आंदोलनों में भाग लेंगे, एक अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, तो अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, और एक है 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में भाग लेंगे, यहाँ प्लेग बोनस को लेके विवाद था, तो ये भी सफल हुआ गांधी जी का। फिर खेड़ा में फसल खराब हो गई थी, फिर भी किसानों से भू राजस्व वसूला जा रहा था, गांधी जी फिर विरोध करेंगे और ये आंदोलन भी सफल हो जाएगा। तो गांधी जी के पहले 3 आंदोलन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। लेकिन याद रखना अहमदाबाद दोनों 18 में, तो ए करो तो ए पहले आता है, हिंदी में आ करो तो आ पहले आता है, ख बाद में आता है ना, के बाद में आता है खेड़ा। तो अहमदाबाद पहले था 18 में, क्रम पूछते हैं, और खेड़ा बाद में था। तो गांधी जी के तीनों आंदोलन सफल हो गए। अब क्या चेंज हो गया बेटा? 1919 में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक रॉलेट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। ये काला कानून था भाई। तो जब काला कानून आया तो विरोध करेंगे हम। काला कानून में क्या था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के काला कानून। किसी पे भी शक है, मुझे शक है, चलो जेल में, मुझे शक है, चलो जेल में। ना आप बिना वकील, आप वकील नहीं कर सकते, बिना अपील आप अपील नहीं कर सकते, बिना दलील आप दलील भी नहीं दे सकते, तो जेल में भरते जाओ। तो इसका विरोध किया। तो गांधी जी ने इसी के विरोध में क्या चलाया? बस सिंपल। तो रॉलेट के विरोध में गांधी जी को तो करना सत्याग्रह ही है, तो क्या शुरू कर दिया गांधी जी ने? रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया। और जब हम रॉलेट सत्याग्रह के माध्यम से इस कानून का विरोध कर रहे थे, तो हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में हम एक आम सभा बुलाते हैं, जहां जनरल आर डायर पहुंचता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है और हो जाता है कांड, जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। तो इसके विरोध में, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया? अब हम यहाँ जलियांवाला बाग मैसेक्रे लिख देते हैं, ठीक है, चलेगा ना? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 को। और गांधी जी भयानक नाराज हैं अब अंग्रेजों से। अभी जब वो वहां से आए थे ना अफ्रीका से, तो उन्हें लगता था कि नहीं, ये तो सब बढ़िया पार्टी है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब दिमाग खराब हो गया जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी का। बोले नहीं नहीं, अब इनका सहयोग नहीं करेंगे हम। तो अब क्या शुरू करेंगे गांधी जी? इसी के बाद गांधी जी शुरू करेंगे बेटा 1920 से असहयोग आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन शुरू करेंगे 1920 में? तो 1 अगस्त 1920 को क्या असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे गांधी जी। और इसी आंदोलन के बाद 4 फरवरी 1922 को क्या घटना हो जाएगी? चौरी चौरा। तो चौरी चौरा घटना हो जाएगी और गांधी जी क्या करेंगे बेटा? 12 फरवरी 1922 को क्या वापस ले लेंगे? असहयोग आंदोलन
स्थगित कर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, अब पूछे आंदोलन किसके लिए किया, तो भैया रॉलेट एक्ट के विरोध में किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया, भारतीयों को सपोर्ट करने के लिए किया कि भाई आप क्या कांड कर रहे हो। तो ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक घटना हो जाती है 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर पुलिस वालों को थाने में आग लगा दी जाती है। गांधी चूंकि अहिंसक थे, हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसी के चलते गांधी जी अपना नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। अब गांधी जी जब भी कोई कांड होता था ना, गांधी जी का एक और बड़ा हथियार था, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, इसी के साथ मौन व्रत, हम नहीं बोलेंगे साहब। और गांधी जी इस कांड के बाद चुप। अब सब लोग बोल रहे हैं करो आंदोलन, गांधी जी मौन व्रत में है, सब बोल रहे हैं करो आंदोलन, गांधी जी मौन व्रत में है, तो गांधी जी चुप हैं। अब गांधी जी चुप रहेंगे पूरे 1 साल तक। 22 में कांड हो गया, 23 भर गांधी जी चुप, कुछ नहीं। और गांधी जी बोलते थे मौन व्रत से ना हमें आध्यात्मिक उन्नति होती है, आत्मबल मिलता है। अच्छा, किसी एक दिन आप नहीं बोल के देखो, अगर मुझसे कोई बोल दे तो मेरा तो पेट में दर्द होने लगे, सीरियसली। अच्छा, नहीं लगता आपको? मैं इतना बोलता हूं कि अगर मुझसे कोई बोल दे चुप रहो तुम, हाँ, दिन भर बोलने के बाद मैं घर जाके शांत हो जाता हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी देर के लिए लगता है अरे अभी मत बुलवाओ मुझसे कुछ भी। ठीक है, तो फिर गांधी जी 1924 में फिर जागेंगे, और गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन होगा कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करेंगे गांधी जी। तो यहाँ गांधी जी किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। इसके बाद गांधी जी के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करेंगे, दांडी मार्च शुरू करेंगे, और 5 अप्रैल 1930 तक करेंगे। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ेंगे, और गांधी जी 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू कर देंगे इसके बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल 1930 से कौन सा आंदोलन बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट आंदोलन हो जाता है गांधी जी का। इसके बाद गांधी जी का एक इंपॉर्टेंट आंदोलन 1940 में है बेटा, बताएगा कोई, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। कब था ये, 17 अक्टूबर 1940 को। और फाइनली हम जानते हैं कि 1942 में गांधी जी ने क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन किया। उसके बाद अंग्रेज समझ गए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ना पड़ेगा अंग्रेजों को, और उसके बाद 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया, गांधी जी भी स्वतंत्र। और उसके बाद कब, 30 जनवरी 1948 को कहाँ, बिरला भवन में जाते हुए कौन, नाथूराम गॉडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। और 30 जनवरी 1948 को, सही है ना, और कहीं तो नहीं है, कहीं पता है ना कि कोई और डेट है, कुछ तो बोल दो। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है। ये है पूरा महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय जो आपको ध्यान रखना है। चलो जल्दी जल्दी पूछ लें जरा कि क्या क्या पढ़ा हमने। शुरू में जन्म कराएं पहले गांधी जी का, अरे
कहाँ चला गया, हाँ। तो महात्मा गांधी, जल्दी से रिव्यू कर रहे हैं, अब लिखना बंद करो, सुनो पहले, फिर लिख लेना, आराम से छोड़ दूंगा मैं ये। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में होता है। गांधी जी के पिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, क्यों करमचंद गांधी, नहीं तो मोहनदास खुद ही पिता करमचंद गांधी थे। इनकी माता पुतलीबाई थी, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद ये पहला केस ममीबाई नामक महिला का करते हैं, जिसमें ये हार जाते हैं। इसके बाद 1893 में गांधी जी खान अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला के केस में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और अगर वापस बोलने की बात करें तो बाद में वो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आ जाते हैं। 1893 में 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं और एनी बेसेंट भारत आती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब गांधी जी भारत आ गए तो गांधी जी जो है पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे साउथ अफ्रीका में। 1893 में गए थे। 94 में ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1904 में फिनिक्स फॉर्म और 1909 में हिंद स्वराज बुक लिखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन गए थे और जब ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका वापस लौट रहे थे तो उस दौरान इन्होंने हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी की पत्रिकाएं इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये इनकी कुछ और अन्य मैगजीन है। किताबों की बात करें तो हिंद स्वराज, गीता माता, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। संस्थाओं की बात करें तो नटाल इंडियन कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म, ये इनकी संस्थाएं हैं। आश्रम की बात करें तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने भारत आके की थी और हरिजन सेवक संघ आगे चल के गांधी जी बनाएंगे। ठीक है, 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी वापस आते हैं। अपोलो बंदरगाह बॉम्बे में ये उतरते हैं। अपने गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। उनके कहने पे भारत भ्रमण करते हैं। 1917 में गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, जिसमें तिनकटिया पद्धति के विरोध में किया गया था और यहाँ पर गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ये सफल हो जाता है। इसके बाद गांधी जी को अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में बुलाया जाता है, फ्लैग बोनस को लेके थी। यहाँ पर भी 35% बोनस देना स्वीकार किया जाता है, ये भी गांधी जी का सफल हो गया। इसके बाद गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। यहाँ फसल खराब हो जाती है लेकिन फिर भी भू राजस्व कर लिया जा रहा था, जिसके विरोध में गांधी जी खेड़ा गुजरात में आंदोलन करते हैं, ये भी सफल हो जाता है। इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करते हैं और इसी दौरान क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है गांधी जी बोलते हैं अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। तो 1 अगस्त 1920 से गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इस आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक थाने को पुलिस वालों को जला दिया जाता है, जिसके विरोध में गांधी जी 12 फरवरी 1922 को क्या कर देते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इसके बाद गांधी जी कुछ नहीं करेंगे। आगे चल के गांधी जी मौन हो जाते हैं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होगा, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद गांधी जी इसी दौरान क्या करते हैं, एक गांधीदास समझौता करते हैं। और इसके बाद गांधी जी 1930 में दांडी मार्च करेंगे नमक कानून तोड़ने के लिए। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। तो दांडी मार्च 12 मार्च कहाँ से, अबरमती आश्रम से शुरू करते हैं और दांडी तट तक जाते हैं। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के साथ ही गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद गांधी जी के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट घटना व्यक्तिगत सत्याग्रह है, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में ये करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फाइनली गांधी जी सबसे इम्पोर्टेंट अपना आंदोलन चलाते हैं 8-9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ करो या मरो, डू और डाई का नारा देते हैं। ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट होता है और गांधी जी इस आंदोलन को बहुत अच्छे से करते हैं। गांधी जी का पहला आंदोलन था जिसमें व्यापक हिंसा होती है, लेकिन गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेते हैं। और इसी दौरान आपको पता है कि गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की डेथ हो गई थी पूना के आगा खां पैलेस में।
और इसके बाद 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाता है और 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में जाते हुए प्रार्थना सभा में नाथूराम गॉडसे के द्वारा इन्हें गोली मार दी जाती है और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की डेथ हो जाती है। तो ये है पूरी कहानी महात्मा गांधी जी से संबंधित। पूछ लीजिए आप, कुछ पूछना है तो बताइए। बहुत हो गया? हो तो गया बहुत।